शॉकिंग डेटा बाय आईएससी बैंगलोर। बहुत सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स गेट एग्ज़ाम इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि उनके मन में एक मिथ है, गेट एग्ज़ाम इज़ द टफेस्ट एग्ज़ाम। पर क्या वाकई में ऐसा है? आज हम फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ देखेंगे। कोई मनगढ़ंत कहानियाँ नहीं है, डेटा के आधार पर ये सारी चीज़ें होगी। क्योंकि मुझे पता है, दिखाया ये जाता है कि 8 लाख बच्चे गेट एग्ज़ाम लिखते हैं और सिर्फ हज़ारों का सपना पूरा होता है, पर ये रियलिटी नहीं है। कुछ सवाल आपको खुद से पूछने चाहिए, जैसे हर ब्रांच में कट ऑफ कितना था। दूसरा सवाल, कितने सीरियस बच्चे थे। तीसरा सवाल, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हमको मिल जाती है थ्रू दिस एग्ज़ाम। चौथा, कुछ हिडन क्वेश्चंस भी है या नहीं इसके अंदर, जैसे कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, वो किस पर आधारित है। दूसरा, यहाँ पर एमटेक अगर हमको हासिल करना है तो क्या क्राइटेरियाज और क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहती है, सभी कुछ जानेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहला सवाल, सीरियस स्टूडेंट्स को देख लेते हैं। देखो, फॉर्म फिल करने वाले बच्चे 8 लाख के अराउंड थे, पर लिखने वाले बच्चे 6.5 लाख ही थे। तो बाकी के लाखों बच्चे कहाँ पर है? वो तो अपीयर तक नहीं हुए, सिर्फ फॉर्म फिल किया और चले गए। और ये ऐसा क्यों होता है? टीचर्स फोर्स करते हैं, पेरेंट्स फोर्स करते हैं, प्लान बी चाहिए, बैकअप चाहिए, दोस्त लिख रहा है, गर्लफ्रेंड लिख रही है, इसलिए हमको भी लिखना है। और फिर जब बात आती है कि कितने बच्चों ने एक्चुअली गेट एग्जाम लिखा है, तो लाखों बच्चे उसमें से गायब हो जाते हैं, जैसे यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है। और इसके अंदर भी जो ये लिखने वाले हैं, कुछ नाम के लिए लिखते हैं। तो इसमें अगर आप कट ऑफ भी देखोगे ना कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्वालिफाई हुए हैं गेट 2024, 18% ही होते हैं। ये फैक्ट है। अब 18% जस्ट ये क्वालिफाइंग मार्क्स स्कोर करते हैं। मैं टॉपर की बात भी नहीं कर रहा। तो आप खुद चेक कर लो कि सीरियस स्टूडेंट्स कितने हैं। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, हर ब्रांच में कितना क्वालिफाइंग मार्क्स होता है। अब 100 मार्क्स का ये पेपर है, ध्यान रखना, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर कम है तो क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा दिखेगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज़्यादा है तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम दिखेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, एरोस्पेस इंजीनियरिंग के अंदर 7,000 के अराउंड बच्चे थे, 5,000 लोगों ने एग्जाम लिखा, 2,000 कहाँ पर है, वो लिखने ही नहीं आए, और यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स आपको 33 दिखाई दे रहा होगा। वही अगर हम सिविल के अंदर चेक करें, 1 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया था, 85,000 पेपर लिखने गए, क्वालिफाइंग मार्क्स 28 मार्क्स है। वही कंप्यूटर साइंस के अंदर 1.5 लाख बच्चों ने फॉर्म फिल किया, लिखने गए 1.2 लाख के अराउंड, और यहाँ पर 27.6 क्वालिफाइंग मार्क था। अब ये जो 27, 28 है, अक्सर मैं कहता हूं मैथ्स एंड एप्टीट्यूड ये नॉन टेक सब्जेक्ट से ही कवर हो जाता है। हर ब्रांच में अराउंड 28 मार्क्स मैथ्स एंड एप्टी से होता है। अगर आप उतना भी कर लेते हो तो क्वालिफाई आराम से कर जाओगे। 18% स्टूडेंट्स में आप आराम से आ जाओगे। पर स्टूडेंट्स ये अब कोई स्टूडेंट्स कहेगा सर ये तो आइडियलिस्टिक बात हो गई है ना, प्रैक्टिकल के अंदर तो ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकल के अंदर भी बता देता हूँ, 28 मार्क्स में से अगर मान लो 4-5 मार्क भी इधर उधर हो गए और आपको 24 मार्क्स मिल गए, तो यार कोर सब्जेक्ट्स के अंदर कुछ तो पढ़ोगे आप। और उसके अंदर भी सारे टफ नहीं होते, कुछ ईजी भी होते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला भी होते हैं। तो क्या वहाँ से 10 से 15 स्कोर नहीं कर सकते? और अगर उतना भी कर लिया तो कितना हो गया? 35 तो मिनिमम सबको आना चाहिए। सो 35 मार्क्स तो मिनिमम सबको आना चाहिए। ये एक बेसिक मैथ्स आपको समझना है। और मैथ्स एप्टी पढ़ने का बेनिफिट ये भी है कि कहीं पर अगर आप प्लेसमेंट के लिए जाते हो तो वहाँ पर एप्टीट्यूड तो कॉमन रहता है प्राइवेट कंपनियों में, ठीक है। इसलिए मैथ्स एंड एप्टी सबको पढ़ना चाहिए। क्वालिफाई के लिए भी ईजी होता है, अदर एग्जाम्स के लिए भी हेल्प करता है, ठीक है। बाकी ये तो आप देख सकते हो, काफ़ी इंटरेस्टिंग है ये डेटा कि सिर्फ 2 ब्रांच ऐसे थे जिसमें 1 लाख के ऊपर स्टूडेंट्स थे, जैसे कंप्यूटर साइंस एंड सिविल। और ये मुझे पहले ही पता चल गया था, क्योंकि जब भी 2 शिफ्ट होता है वो तब होता है जब 1 लाख का नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया होता है। अगर उसके नीचे है तो कभी 2 शिफ्ट होता नहीं। जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के अंदर 1 ही शिफ्ट था, इलेक्ट्रिकल के अंदर 1 ही शिफ्ट था। क्यों? क्योंकि 1 लाख बच्चे फॉर्म ही नहीं फिल किए। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा सर जी क्वालिफाइंग मार्क्स सभी में वेरी क्यों करता है? डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ टफनेस। अगर टफ ज़्यादा है पेपर तो क्वालिफाइंग मार्क्स कम होगा, और अगर पेपर बहुत इजी आ गया तो क्वालिफाइंग मार्क्स ज़्यादा होगा। तो ये भी एक पैटर्न हमको दिखाई देता है जो आपको नोट करना है। अब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे वेरिएशंस हमको दिखाई दे रहे हैं। जैसे केमिकल इंजीनियरिंग तो बहुत चर्चे में रहता है, बट जब हम बात करते हैं गेट 2024 की तो 17,000 के अराउंड नहीं फॉर्म फिल किया है।
बस इतना कम। जबकि अगर कोर के रिस्पेक्ट में हम देखें, इलेक्ट्रिकल के अंदर 73,000 है और फिर सिविल के अंदर 1 लाख था। कंप्यूटर साइंस तो हमारा कोर हम मानते नहीं है, ठीक है, बट मैकेनिकल भी अगर चेक करें तो मैकेनिकल के अंदर भी अच्छा खासा यहाँ पर काउंट 83,000 है और केमिकल के अंदर बहुत कम काउंट। नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कम हो गई है, ये फैक्ट है। तो जब भी नंबर ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ कम होती है, एप्लीकेंट्स कम इंटरेस्ट दिखाते हैं, इसलिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर कम होते हैं, इसलिए लिखने भी कम लोग जाते हैं। इसलिए आपको ये सारी चीज़ पता होनी चाहिए कि आप कौन से ब्रांच में लिख रहे हो और आपका वाई क्या है, कितनी अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेगी। और क्या हर बार ऐसा होता है? नहीं। देखो क्या हुआ था, प्रीवियस ईयर माइनिंग में बहुत लोगों ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया था, तो ऐसा भी हो गया था कि अगर आपने माइनिंग कट ऑफ किया ना तो भी आपको पीएसयू मिल गया। कोल इंडिया ने 799 वैकेंसी माइनिंग में निकाल दी, तो जिसने जस्ट 799, आप सोचो, जहाँ पर कहा जाता है जनरल वालों के लिए अंडर 100 रैंक आया तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, या अंडर 300 रैंक आया तब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी पीएसयू की, वहाँ पर कोल इंडिया ने मात्र 799 वैकेंसी निकाली। तो अगर आपने कट ऑफ भी कर लिया था माइनिंग में, सीधा पीएसयू जॉब। तो ऐसा होता है, सिक्लिकल है कोर सेक्टर। जब अपॉर्चुनिटी आती है तो बम्पर आती है, जैसे ओएनजीसी तो 1000 वैकेंसी निकालती है, बट हाल ही में 2023 के गेट स्कोर से उन्होंने सिर्फ 15 वैकेंसी निकाली थी, अपॉर्चुनिटी नहीं थी। तो ये सारी चीज़ भी होती है, सिक्लिकल होता है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा अगर हम बात करें दैट नोट जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको अगर कहीं पर ज़्यादा भी दिखाई दे रहे हैं ना, जैसे अगर आप यहाँ पर देख रहे हो दैट इलेक्ट्रिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या एक्सी में अगर आपको थोड़ा सा ज़्यादा भी काउंट दिखाई दे रहा है ना, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि 2 पेपर कॉम्बिनेशंस अलाउ किया गया है, 3rd ईयर वाले स्टूडेंट्स को अलाउ किया गया है। ये जब आप करते हो ना ऐसे, तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि इतने सारे यूनिक स्टूडेंट्स थे, इतने यूनिक नहीं थे जी, इतने यूनिक नहीं थे। एक बच्चा ने 2 फॉर्म भरा है, कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 2-2 फॉर्म भरे, इसलिए काउंट बढ़ गया है। तो याद रखना, उसमें भी जब ऐसा होता है 2 पेपर लिखने वाले, तो सीरियस बच्चे ज़्यादा नहीं होते, क्योंकि कितना हम इन डेप्थ पढ़ेंगे। जो 2-2 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं वो सीरियस रहते हैं, ठीक है। जो फ्रेशर्स होते हैं वो उतने सीरियस नहीं रहते हैं जब 2 पेपर का वो फिल करते हैं। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट है कि इशू आ जाता है एमटेक के अंदर। ये 2 पेपर लिखने से इशू नहीं आता, इशू आता है जब पेपर टफ आ जाता है, तो गेट स्कोर कम हो जाता है। जब गेट स्कोर कम हो जाता है तो वो तो पास 3 ईयर्स के गेट स्कोर लेते हैं, उसमें हाईएस्ट गेट स्कोर लेते हैं। तो ये एक इशू क्रिएट हो जाता है जब पेपर टफ आता है। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। अगर एमटेक का ख्वाब बना रहे हो, थोड़ा सा अगर अनलकी हो गए तो ये सारी चीज़ भी हो सकती है। बाकी मुझे लगता है आपको डेटा समझ में आ चुका है कि 8.2 लाख बच्चे जब फॉर्म फिल करते हैं, लिखने 6.5 जाते हैं, तो कितने सीरियस स्टूडेंट्स हैं। और कट ऑफ से ही आपको आइडिया आ जाएगा कि 18% ही क्वालिफाई करते हैं। तो ये टफ एग्ज़ाम तो नहीं है फॉर श्योर। अगर आप स्ट्रैटेजिकली पढ़ो तो क्वालिफाई तो सबको हो जाना चाहिए, और अच्छा मार्क्स अगर आपको चाहिए तो दूसरों की गलतियों से आपको लर्निंग्स लेनी है। इसलिए मैं इंटरव्यू सीरीज़ कंडक्ट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कुछ बच्चे रिवीजन देरी से करते हैं, कुछ प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ वर्चुअल कैलकुलेटर से प्रैक्टिस नहीं करते हैं, कुछ जो है वो डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं, ऊपर ऊपर से पढ़ते हैं। ये सब अगर आप दूसरों से लर्निंग्स लोगे ना तो आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प होगी। तो ये सारी चीज़ बताने के लिए ये वीडियो कंडक्ट किया गया था। आई होप आपको सारा डेटा आप समझ में आ चुका है और जो मैथ्स है वो क्लियर हो चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।